Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I have brought the important notes for exams on environment science question paper. Those who are studying in BA, BSc, BCom in second year, they have the important video today that I have brought. तो बात करते हैं आज एनवायरमेंट साइंस पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण का एक पेपर है, आपको पता होगा, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ता है और अगर उसका जो भी है उसका एक रिवाइज सब्जेक्ट ज़रूर होगा पर्यावरण। और पर्यावरण का पेपर चाहे बीए में पढ़ रहा हो, बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो उसे इसका पेपर ज़रूरी देना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसमें पास होना भी ज़रूरी है। इसमें भले ही ग्रेड मिलेगी आपको ए, बी, सी, डी, जो भी ग्रेड मिलेगी, तो इसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम होगा और अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फ़ेल माना जाएगा। तो मतलब इसमें आपको पास होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस विषय में फ़ेल हो जाते हैं तो आप भले ही सभी विषय में पास हैं तो भी आपको फ़ेल माना जाएगा। इस विषय को पास करना ज़रूरी है। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड टाइप का होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड का टाइप का होगा, मतलब उसमें कई सारे क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको लिखना होगा। तो आपको इस पेपर को पास करना ज़रूरी है और बिना इसे ही पास करे हुए आप आगे क्लास में नहीं जा सकते, अगली क्लास में फाइनल ईयर में नहीं जा पाएंगे। तो इसकी जो वीडियो है, कई अभी मुझे कमेंट आ रहे थे कि एनवायरनमेंट साइंस का भी आप बनाइए वीडियो, तो पहले से आपको बता दो एनवायरनमेंट साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर मैंने पहले से कई वीडियो बना दी हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट साइंस का पूरा जो सेट है वो मिल जाएगा। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, यहाँ तक कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको बेस बनाकर मैंने उसमें कई सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं और उनको आंसर्स बताए हैं और उसे समझाया भी है। तो आज इसी तरीके से एक वीडियो और लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये फूड चेन है, जिसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के, जिसे फर्स्ट लेवल के उपभोक्ता, ये उत्पादक हैं। ये उपभोक्ता में नहीं आएंगे, ये उत्पादक हुए। ये डायरेक्टली सन से ऊर्जा प्राप्त करके तथा भूमि से पोषक तत्व और जल प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है और ये स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं। ये अन्य किसी को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक जो डायरेक्ट सन से ऊर्जा प्राप्त करके भूमि से पोषक तत्व और जल प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये कहलाते हैं उत्पादक, तथा दूसरों को ये भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले नंबर प्रोड्यूसर का आता है, उत्पादक का आता है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता में आते हैं हर्बीवोर, जो पौधों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ओमनीवोर। ठीक है, तो ओमनीवोर का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो सब कुछ खा लेते हैं, पौधे भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर में आए कार्निवोर। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर चूहे को खाएगा, ये सांप जो है, ये मांसाहारी हुए। इसी तरह टर्शियरी कंज्यूमर में एक और दिखाया है। तो देखिए, इस आहार श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोड्यूसर जो पौधे को खाया, शाकाहारी जंतुओं ने, शाकाहारी कीटों ने, उसको खा लिया ओमनीवोरस ने यहाँ पर। उसके अलावा फिर यहाँ पर आ गए ये चूहे को खा लिया सांप ने, मांसाहारी जीव ने। कार्निवोर ने फिर जो ईगल है उसने सांप को खा लिया। और इन सब के मरने के बाद वहाँ पर कुछ जैसे जो अपने आप उगाते हैं पौधे, जैसे डीकम्पोजर, कुकुर मुत्ता जैसे होता है। ठीक है, तो ये डीकम्पोजर होते हैं।
तो चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर यह है आहार श्रृंखला, जिसमें एक के बाद एक दूसरे पर डिपेंड होता है। खाद्य जाल किसे कहते हैं, फूड वेब क्या होती है, पहले आप इसे समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र में, तो पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पीछे एक विभिन्न खाद्य जाल जैसा बन गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है। एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है। विभिन्न पोषण स्तर से भोजन प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है घास, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को बाज ने खा लिया, ठीक है। तो घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को दूसरा कोई भी मांसाहारी जंतु खा सकता है, जैसे बाज यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को बाज ने खा लिया। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली भी खा सकती है, छिपकली को बाज खा सकता है। घास को चूहे ने खाया, चूहे को बाज ने खा लिया। घास को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खा लिया, और सांप को बाज ने खा लिया। घास को बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खाया। तो एक तरीके से तो अगर हम देखें तो कोई भी किसी को भी संभावित है कि ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है। तो इस तरह से एक खाद्य जाल का निर्माण हो जाएगा। इसे हम फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, देखिए अभी आपको दिखाया था पिक्चर, उत्पादक आते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। तो प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, यह खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। तो उत्पादक में आ जाएंगे पौधे आपके, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पौधे जो होते हैं वो उत्पादक में आते हैं। मैंने आपको बताया जो भी सूर्य की रोशनी का डाइट यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधे उत्पादक कहलाते हैं। पौधे को टिड्डा खा लेगा, टिड्डा, खरगोश, हिरन। तो पौधे को कौन खा सकता है, टिड्डा खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, हिरन भी खा सकता है। हिरन जैसे जीव इनको खा सकते हैं। फिर उन जीवों को दूसरे जीव खा लें, फिर इन लोगों को कोई और खा जाएगा, टाइगर खा जाएगा, लायन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा, वल्चर खा जाएगा। इस तरह एक चक्र चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है। तो खाद्य श्रृंखला में कितने परसेंट ऊर्जा आगे बढ़ती है, 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है, जबकि 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। तो 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है और 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। अधिकतर खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 कड़ियाँ होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, फोटोसिंथेसिस होती है। और पौधे के जो पत्ते होते हैं उनका जो कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। और जल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं। तो पहले स्तर पर क्या आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो प्रथम उपभोक्ता में कौन आते हैं, शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है। तो पौधे को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सन की किरणों का यूज करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पहले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं, द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी आ जाते हैं। उत्पादक, उत्पादक किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर होते हैं। तो ये गलत है, उत्पादक नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये करें, आप इससे समझ लीजिए, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इसके अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक तो केवल उन्हें कहा जाएगा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है। प्रथम श्रेणी के अंदर कौन कौन आते हैं, भेड़, बकरी, हाथी, हिरण, गाय, खरगोश, बंदर जैसे शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आते हैं, इस श्रेणी में वे भी जीव आते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर है उसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाएगा। इस तरह के जीव मांसाहारी होते हैं क्योंकि ये इनको खाएंगे, ठीक है। जैसे मेढक, मछलियाँ, कीट खाने वाले पक्षी, छिपकली, जीव जंतु। तो उत्पादक में पेड़ पौधे हो गए। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में वो आएंगे जो उत्पादक, सीधे उत्पादक मतलब जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द्वितीय श्रेणी में वो आएंगे जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना मतलब अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और तृतीय श्रेणी में आएंगे, इसके अंदर वे सभी जीव आते हैं जो भोजन
के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को पर निर्भर रहते हैं, जैसे भालू, गीदड़, लोमड़ी, जो द्वितीय श्रेणी पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहेगा वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो द्वितीय श्रेणी के होगा, उसके बाद भालू, गीदड़, लोमड़ी, शेर, ठीक है, ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आएंगे। अब घटक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? डिकम्पोजर, और लिखा है ना, ठीक है। तो डिकम्पोजर जो हैं इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो मृत जीव जंतुतः वनस्पतियों को आहार बनाकर सूक्ष्म अवयवों में तोड़ देते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई गाय मर जाती है, ठीक है, कोई शेर मर जाता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो उसकी डेड बॉडी को वो जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो उनको खा देते हैं पूरी तरीके से, और पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और मृत भक्षी जीव जिसे कहा जाता है, जैसे जो मरे हुए जीवों को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन जल को मुक्त करते हैं। तो ये सब इन जो सूक्ष्म जीव हैं ये इनको खाते हैं, मृत भक्षी जीव कहलाते हैं। और ये मृत जीवों को खाकर इनको सूक्ष्म अवयव में तोड़ देते हैं और उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में जलवायु तत्व आते हैं, ताप, वर्षा, वायु, जल, वातावरण, प्रकाश, खनिज। और जैविक घटक में आते हैं, इसके अंतर्गत उत्पादक और उपभोक्ता दोनों आते हैं। जिन्हें जीवित माना जाता है वो जैविक घटक हो गए, और अजैविक घटक में जिन्हें निर्जीव माना जाता है, जो निर्जीव होते हैं, ठीक है, जलवायु तत्व यहाँ पर आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अजैविक घटक और जैविक घटक कौन है। अब बात करेंगे यहाँ पर सुनामी की। सुनामी क्या है? समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी, जापानी IPA यानी बंदरगाह के तट की लहर कहा जाता है। जो मतलब जो समुद्री तट के किनारे जो इलाके होते हैं वहाँ पर सुनामी आती है। दरअसल ये बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ाई वाली होती हैं, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती हैं तो लहरों का जो निचला हिस्सा है ज़मीन को छूने लगता है, इसकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती हैं तो तबाही होती है। तो जब सुनामी आती है तो लहरें पहले पीछे हटती हैं और उसके बाद फिर एकदम से आगे बढ़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा विनाश ये लेके आती हैं। इनकी गति जो होती है, स्पीड जो होती है 420 किलोमीटर पर आवर होती है, 420 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। और जो दीवार है, अक्सर समुद्री भूकंपों की वजह से ये तूफान पैदा होते हैं। तो इसका जो पानी है वो 18 मीटर तक, जो सुनामी का जो की लहरों से जो पानी उठता है वो 18 मीटर की दीवार तक चढ़ सकता है, मतलब उसके ऊपर तक जा सकता है। और समुद्री भूकंपों की वजह से तूफान पैदा होते हैं। प्रशांत महासागर में ये आम है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में ये नहीं है, इसलिए शायद भारतीय भाषाओं में इनके लिए कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में ये सुनामी नहीं आती हैं, तो इसीलिए इन्हें कोई भारतीय नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। अक्सर ये समुद्री भूकंपों की वजह से ये तूफ़ान जो पैदा होते हैं प्रशांत महासागर में ही बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें सुनामी का नाम दिया गया। प्रक्रिया क्या है इसकी? समुद्र के भीतर, जो समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज़ हलचल होने लगती है तो उसमें तूफ़ान उठता है, जिसमें ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला सा उठना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त आवेग के साथ फिर आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहा जाता है। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है, और ये जो शब्द है सुनामी, ये एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो स्पेलिंग होती है टी से शुरू होती है, वैसे TSUNAMI। सु का अर्थ समुद्र तट से है और नामी का अर्थ यहाँ पर लहर से है। तो सु का मतलब समुद्र से और नामी का मतलब लहर से, समुद्र की धाराओं से। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता था, तो पहले से समुद्र में उठने वाले ज्वार से भी कंपेयर किया जाता था, लेकिन ये वैसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और
यहाँ के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर प्रभाव से उठती हैं। लेकिन सुनामी लहरों में तो जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें चांद और सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण लहरें ऊंची उठती हैं। लेकिन सुनामी जो लहरें होती हैं वो भूकंप के कारण उठती हैं। तो सबसे पहला द फर्स्ट सुनामी टू स्ट्रक इंडिया, तो सबसे पहला जो सुनामी जो आया था भारत में वो दिसंबर 31, 1881, तो 31 दिसंबर 1881 को सबसे पहला सुनामी जो आई थी भारत में। उसके बाद 2004 में इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है, अर्थक्वेक एंड सुनामी, तो भूकंप आने की वजह से सुनामी उत्पन्न हुई थी। ऑल्सो नोन एज बॉक्सिंग डे, जिसे बॉक्सिंग डे भी कहा जाता है, बॉक्सिंग डे सुनामी कहा जाता है इसको। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली जो सुनामी आई थी वो आई थी 31 दिसंबर 1881 में। जो सेकंड आई थी 2004 में, रिसेंटली आई थी इंडियन ओशन में, और अर्थक्वेक की वजह से आई, एंड अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ था और सुनामी आई थी। इसे जो कहा जाता है बॉक्सिंग डे सुनामी कहा जाता है, जो कि 26 दिसंबर को आई थी। और ये जो घटना हुई थी इसका जो स्थल था द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थन सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो विद एन एपिसेंटर, क्योंकि भूकंप उत्पन्न हुआ तो जो इसका एपिसेंटर था जहाँ पर से ये भूकंप चलना शुरू हुआ, इसका जो केंद्र था वो था वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थन सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में सुमात्रा नाम की जगह है, वहाँ पर इसका एपिसेंटर था। इट वॉज एन अंडर सी, और ये एक अंडर सी मेगा थ्रस्ट था अर्थक्वेक। तो जो परतें होती हैं, चट्टानें होती हैं जो भूमि के अंदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने से उसके थ्रस्ट के कारण ये मैग्नीट्यूड पैदा हुआ था, ये भूकंप पैदा हुआ था, जो 9.1 से लेकर 9.3 का था। इसकी जो इंटेंसिटी थी ये 9.1 से लेकर 9.3, और अफेक्टेड जो किया इसने इंडियन कोस्टल एरिया के जितने भी भारत के समुद्र तट के इलाके थे, तटवर्ती इलाके, वहाँ पर इसने भारी तबाही मचाई थी। अर्थक्वेक रीजन एंड इफेक्ट्स। अर्थक्वेक किन कारणों से उत्पन्न होता है, भूकंप किन कारणों से आता है, अर्थक्वेक क्या होता है। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह से के हिलने को कहते हैं। तो भूकंप या भूचाल जब पृथ्वी की निचली सतह हिलती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। यह पृथ्वी के स्थल मंडल, जो मतलब स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। तो भूकंपीय तरंगें जब उठती हैं तो उसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट भी पहुंचा सकते हैं, और पूरे नगर को ध्वस्त करने की क्षमता भी रखते हैं। भूकंप को कैसे मापा जाता है, तो भूकंप को मापने की जो विधि है, भूकंप को मापन जो होता है भूकंप मापी यंत्रों से करते हैं, जिसे सिस्मोमीटर या सिस्मोमीटर कहा जाता है, के साथ करा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोमीटर से नापा जाता है या सिस्मोग्राफ यंत्र से नापा जाता है, जो जिसे हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। एक भूकंप का आघूर्ण परिमाण मापक्रम पारंपरिक रूप से मापा जाता है या संबंधित अप्रचलित रिक्टर परिमाण लिया जाता है। तो रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। तो आपको थोड़े पॉइंट ध्यान में रखें। भूकंप जो है, भूकंप को सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, और भूकंप को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। 3 या उससे कम का जो रिक्टर परिमाण की तीव्रता का जो भूकंप होता है अक्सर अगोचर होता है, मतलब उसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब 7 रिक्टर स्केल तक ये भूकंप की तीव्रता छूती है तो इससे गंभीर क्षति या झटके महसूस होते हैं, गंभीर हानियाँ या बहुत हानि भी हो सकती है। झटकों की तीव्रता को मापने की विकसित जो मर्केली पैमाने पर किया जाता है। तो झटकों की तीव्रता को मापने के लिए विकसित मर्केली पैमाने का उपयोग किया जाता है। भूकंप के कारण क्या क्या हैं, तो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि। तो ज्वालामुखी में जो हलचलें होती हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहाँ पर भूकंप पैदा होते हैं। और भूकंप समूह
एक क्रम में होने वाले अधिकांश भूकंप स्थान और समय के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। तो भूकंप समूह क्या होता है? एक क्रम में होने, मतलब एक के बाद एक जो भूकंप आते हैं एक स्थान या समय के संदर्भ में, उसे भूकंप समूह कहा जाता है। अगर एक ही स्थान या एक ही स्थान पर बार बार भूकंप आ रहे हैं लगातार, भूकंप झुंड, यदि ऐसा कोई झटका ना आए जिसे स्पष्ट रूप से मुख्य झटका कहा जा सके, तो इन झटकों के कम को भूकंप झुंड कहा जाता है। कम होने को के क्रम को, मतलब इन के क्रम को भूकंप झुंड कहा जाता है। मतलब यदि कोई ऐसा झटका ना आए जिससे स्पष्ट रूप से झटका कहा जा सके, थे हल्के फुल्के झटके आते हैं और थोड़ा क्रमिक रूप में आते हैं, तो उसे भूकंप झुंड कहा जाता है। रिक्टर स्केल क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जिसपे भूकंप को नापने का जो मेजरमेंट यूनिट है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड द रिक्टर मैग्नीट्यूड, इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल जो है एक मेजर है और मेजरमेंट यूनिट है ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की तीव्रता को नापती है। डेवलप्ड बाय चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, जिसे चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने डेवलप किया था। अब जो भूकंप की लहरें होती हैं वो 3 स्तर पे चलती हैं, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और लास्ट लेवल पे। PSL कहा जाता है। तो भूकंप की लहरों को, अर्थक्वेक की वेव्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। P प्राइमरी, जहाँ से ये शुरू होती हैं, S सेकेंडरी, ठीक है, और L जो होता है जो लास्ट होती है और ये बहुत विनाशकारी जो होती है, ठीक है। तो पहले जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें प्राइमरी तरंगें कहा जाता है। दूसरे स्तर पर जो तरंगें उत्पन्न होती है वो सेकेंडरी वेव कहलाती हैं। उसके बाद लास्ट वेव जो स्तर पे जो तरंगें उत्पन्न होती है उन्हें लास्ट कहा जाता है, लास्ट वेव्स कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। जब ये आती हैं तो सीधे से विनाश लेके आती हैं। और जो एपिसेंटर होता है, जहाँ पर ये कौन सा सेंटर होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, द प्लेस ऑफ द ऑन द सर्वे, मतलब सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वो वाला बिंदु जहाँ पर डायरेक्टली अबव वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट, जहाँ पर वास्तव में जहाँ से मतलब भूकंप का चलना शुरू हुआ, उस एपिसेंटर पॉइंट, उस सेंटर को, पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है, अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहा जाता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके सामने मैप देख रहे हैं, ठीक है। तो किसके, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। और ज़्यादातर उत्तराखंड का पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक के दृष्टि से कौन से खतरनाक जोन है। तो यहाँ पर जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 5 जो है हाईएस्ट सिस्मिक जोन है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके देखे जाते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जोन 5 में ये एरिया गुजरात का, यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जो हमारे पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर देखिए पूरा जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा क्षेत्र, तो बिहार, तो यहाँ पर भी कुछ जो क्षेत्र हैं, तो ये सब यहाँ पर जोन 5 में रखे गए हैं। तो पूर्वी इलाके उत्तराखंड, गुजरात का कुछ इलाका, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देख सकते हैं ये किस में आते हैं, जोन 5 में आते हैं। जोन 5 में होते हैं ये अति संवेदनशील होते हैं भूकंप की दृष्टि से। उसके बाद जो जोन 4 है, जोन 4 में आते हैं हाई सिस्मिक जोन में आते हैं। जोन 4 को देख सकते हैं आप, कहाँ पर दिखाएं, हाई सिस्मिक जोन, यहाँ पर भी भूकंप की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जोन 3 में आते हैं मॉडरेट सिस्मिक जोन, ज़्यादा यहाँ पर आने की संभावना नहीं है, मॉडरेट हैं, बीच के हैं, ये मॉडरेट इलाके हैं। और जो लास्ट में है लीस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन, जहाँ पर बहुत ही कम भूकंप की संभावना है, वो ये एरिया है। मध्य प्रदेश का इलाका देख सकते हैं, राजस्थान का इलाका देख सकते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पर ये एरिया। तो यहाँ पर ये सब एरिया जो है, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो मैंने आपको पॉइंट किए, ये हैं यहाँ पर सब जोन 2 में रखे गए हैं। तो आप भारत के मैप को सही से देख लीजिए, तो आप उसके हिसाब से आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। तो भूकंप की दृष्टि से जो उत्तराखंड है वो जोन 5 में रखा गया है। कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एग्जाम है तो उत्तराखंड का ज़्यादा पूछा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये हाइड्रो कोलाइडर मशीन है। अब ये जो है रिलेटेड, क्योंकि सबसे पहले एटम को सबसे छोटा कण माना जाता था, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट को लगता था, क्योंकि 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि इससे भी छोटा कण हो सकता है, जिसके कारण मतलब ये माना गया कि जो
वस्तु होती है उसका द्रव्यमान आता है, उसमें भार जो होता है उसकी वजह से होता है, तो उसको खोजने के लिए एक हाइड्रो कोलाइडर जिसे महामशीन भी कहा गया था उसे बनाया गया था, जिसे जेनेवा में बनाया गया था। और एक बहुत लंबी सुरंग टनल बनाई गई थी और एक मशीन बनाई गई जिसमें प्रकाश के वेग से, प्रकाश की चाल से दो एटम की टक्कर कराई गई। जब दो एटम की टक्कर कराई गई तो एक नया कण और देखने को मिला था जिसे हिग्स बोसोन नाम दिया गया, हिग्स बोसोन। तो क्या नाम दिया गया था? HIGS, हिग्स बोसोन, ठीक है, जिसे गॉड पार्टिकल भी सरल शब्दों में कहा जाता है। हिग्स है जो ब्रिटेन के फिजिसिस्ट हैं पीटर हिग्स, और बोसोन जो हैं इंडियन फिजिसिस्ट भारत के भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, इन दोनों के ने ये थ्योरी दी थी। तो इन्हीं के दोनों के नाम को मिलाकर हिग्स बोसोन इसे नाम दिया गया। तो अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया है वो है हिग्स बोसोन, मतलब जिसके कारण किसी वस्तु में भार, द्रव्यमान आता है। तो जेनेवा पेरिस में चलाई गई थी ये हाइड्रो कोलाइडर मशीन। अब यहाँ पर बात करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की लेयर कौन कौन सी थी? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे बोला जाता है क्रस्ट, उसके बीच वाली परत को बोलते हैं मेंटल, और सबसे बीच वाली को बोलते हैं कोर। तो क्रस्ट जो है वो से सियाल, किससे बनी है? सियाल। इसे सियाल सीमा नीफे भी कहा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सियाल सीमा नीफे। सियाल का मतलब है सिलिकॉन, एल का मतलब है एल्यूमिनियम। तो ये जो ऊपर ही परत बनी है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के योग से बनी हुई है। और जो बीच की है मेंटल, ये बनी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। और नीफे Ni निकिल और Fe आयरन के योग से बनी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सियाल सीमा नीफे। अर्थ समिट की बात करें तो सबसे पहला जो अर्थ समिट था तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट UNCED बाय नेम अर्थ समिट, जिसे अर्थ समिट कहा जाता है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, तो पर्यावरण के साथ साथ विकास किस तरह से किया जाए इस पर ये गहन मुद्दा था, तो जिसे अर्थ समिट भी कहा गया। कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो में, तो ब्राज़ील में हुआ था। 14 और जून 3 को हुआ था, ठीक है। और इसमें रिकनसाइल किया गया था, और जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था उसके बारे में बहस हुई थी। वहाँ पर बातचीत करने के लिए वहाँ पर ये हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इसमें किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचाएं और किस प्रकार से हम विकास करें। विकास करना है, लेकिन विकास इस प्रकार से करना है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाते हुए हम आगे बढ़ें। इसके लिए इस पर बैठी हुई थी, अर्थ समिट हुआ था। 178 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसी में एक और एजेंडा तय किया गया था जिसके बारे में पूछा जाता है, वो होता है एजेंडा 21, ठीक है। तो एजेंडा 21 में जो डिक्लेरेशन था, ये एक तरीके से घोषणा थी सभी देशों के द्वारा एनवायरमेंट डेवलपमेंट, और रियो डिक्लेरेशन था। इसमें लेड डाउन किए गए 27 ब्रॉड नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल, इसमें सिद्धांतों को लिखा गया एनवायरमेंटली साउंड डेवलपमेंट कि हम एनवायरमेंटली डेवलपमेंट करें लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। एजेंडा 21 में आउटलाइन किया गया कि किस तरीके से ग्लोबल स्ट्रेटेजी, किस तरीके से पूरे विश्व के लिए इस प्रकार के प्लानिंग बनाया जाए, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट की पर्यावरण शुद्ध हो सके, एनकरेजिंग एनवायरमेंटली साउंड डेवलपमेंट, और ऐसे डेवलपमेंट को हम एनकरेजमेंट दें जिसमें जो पर्यावरण फ्रेंडली हो। एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट की रक्षा करना, एम्ड एट प्रिजर्विंग द वर्ड्स रैपिडली वैनिशिंग, और जो विश्व की जो सोर्सेस हैं जो रैपिडली ख़त्म हो रहे हैं उनको प्रिजर्व करना, रिसोर्सेज को। वैनिशिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनका संरक्षण करना। तो नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट रिकमेंडिंग द नेशन monitor and assess the impact of the development on their forest resource and take steps to limit the damage done to them। तो इसका उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को और पौधों को कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिक से अधिक उन्नति किस प्रकार से की जाए, इसके लिए सभी राष्ट्र अपने यहाँ पर नीतियाँ बनाएंगे और जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा बाकी 4-5 वीडियो और हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। और अगर यहाँ नहीं मिलता है, अगर आपको प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ एनवायरनमेंट साइंस करके होगा। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो आप चैनल का जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है
वो जो लिंक दे रखा है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।